अनुरोध करूंगा हमारे मध्य रेलवे के अध्यक्ष श्री CS बिष्ट साहब से इस मौके पे अपने विचार व्यक्त करें। श्री CS बिष्ट साहब। मंचासीन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रेड्डी साहब, यहाँ के मंडल सुरक्षा आयुक्त आदरणीय श्री डी विकास साहब, CRMS के डिविजनल सेक्रेटरी विश्वनाथ जी व अन्य पदाधिकारीगण, विभिन्न मंडलों से आए हुए कार्यकारी सदस्य और शोलापुर मंडल के मेरे साथी, अन्य यूनियन से आए हुए पदाधिकारी और हमारे रेल कर्मी साथी, ZEC का आयोजन जो है वो विभिन्न स्तरों पर किया जाता है कि डिवीजनों से जो आए हैं उनसे उस डिवीजन की समस्याओं, चर्चाओं करके जहां कभी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जा सके। ये एक ऐसा माध्यम है जहां हम आपस में विचार विमर्श करके उस चीज को प्रशासन के पास में लेकर के जाते हैं। शोलापुर मंडल के बारे में जहां तक मेरा जानना है, यहां की कार्यप्रणाली एसोसिएशन की काफी सशक्त रही है, बड़ा अच्छा काम उन्होंने किया है। यहां का स्टाफ जो है वो जिस प्रकार से कर्तव्यनिष्ठ भावना से काम कर रहा है, उसका उदाहरण हाल ही हमने देखा कि भी हमारे बल सदस्यों ने पूरी ईमानदारी का परिचय दिया। शोलापुर मंडल की समस्याओं के बारे में मैं बहुत ज्यादा जानकार नहीं हूं। कुछ क्वार्टरों की समस्या के बारे में, यहाँ के पीने के पानी के बारे में कुछ समस्याएं रही हैं, उनका निदान हुआ या नहीं इस बारे में पूर्णतः मैं जानकार नहीं हूं, परंतु एसोसिएशन के माध्यम से ये बात मंडल स्तर पर उठाई गई है। उम्मीद है कि उसमें हम लोग आगे बढ़े होंगे और वह समस्या अगर सुलझी नहीं होगी तो सुलझने के कगार पर होगी। साथियों, हाल ही में मैं नागपुर मंडल की बात करूं, एक हमारे स्टाफ को ब्रेन हेमरेज हुआ, उसको रेलवे हॉस्पिटल भेजा गया, वहां से उसका CT स्कैन करवाया गया। करवाने के बाद में यह निश्चित हुआ कि उसको सर्जरी की अत्यंत आवश्यकता है, परंतु रेलवे हॉस्पिटल ने उसे किसी न्यूरो सर्जन के पास भेजने के बदले उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भेज दिया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाने के बाद में जहां न्यूरो सर्जन नहीं है, शुक्रवार का दिन है, शाम तक एडमिशन होकर के उस पर कोई कार्रवाई वहां नहीं हुई। वहां से लग करके जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहां न्यूरो सर्जन होते हैं, वहां शनिवार इतवार को कोई होता नहीं है। किसी डॉक्टर के बोलने पर उसने ये बताया कि अगर इसको इमीडिएटली सर्जरी नहीं की तो इसके बचने की संभावना सिर्फ 5% है। वहां पर हमारे जो RPF के भाई हैं, उन लोगों ने 2-3 हॉस्पिटलों में पता किया और इमरजेंसी को देखते हुए वहां पर इकट्ठा होकर के एक धनराशि एकत्रित की, क्योंकि जो स्टाफ हमारा जिसको ब्रेन हेमरेज हुआ था उसका वहां पर पत्नी के सिवा कोई नहीं था। उस दिन 65,000 रुपए जमा हुए। हॉस्पिटल में कम से कम एडमिशन के लिए 50,000 की आवश्यकता थी। उसको एडमिट किया गया, रात में 11:30 बजे उसका ऑपरेशन हुआ। उसके बाद में विभिन्न स्तरों पर बात उठाई गई और रेलवे हॉस्पिटल ने कॉग्निजेंस लिया, उसका रिइंबर्समेंट होने का पूरा आश्वासन दिया, जबकि उसको हॉस्पिटल से हम लोग लेकर गए थे। और खुशी की बात यह है कि जहां डॉक्टरों ने 5% बचने की संभावना बताई थी, कल उस डॉक्टर ने बोला कि अब इसको सिर्फ देखभाल और फिजियोथेरेपी की आवश्यकता है, इसको आप ले जा सकते हैं। यह आपकी शक्ति है, आपकी एकता है।
एक व्यक्ति के साथ में इस प्रकार से जब हुआ, हमारे लोग सामने आए, मैं चाहता हूं कि ये चीज यहां बोलने का उद्देश्य एक ही था कि हमने ये जानना है कि मानवता सबसे ऊपर है। हमारी ड्यूटी हम डिसिप्लिन में करें, अपने परिवार को देखें, लेकिन अपने परिवार के साथ में आरपीएफ परिवार और रेल परिवार को ना भूलें। समस्याएं काफी हैं। समस्याएं मतलब एक्चुअली वो समस्या नहीं है, लेकिन कुछ फैसिलिटीज हैं। पीएनएम की फैसिलिटी है, जो रेलवे बोर्ड ने बोला है कि पीएनएम हर स्तर पर होना चाहिए। अगर पीएनएम हमारा होगा तो आधी से ज्यादा समस्याएं हमारा उसका निदान हो जाएगा। वो नहीं हो पा रही है। हम एसेंशियल कैटेगरी हैं, क्वार्टर्स की समस्या है, क्वार्टर्स हमारे को रोड साइड स्टेशन पर नहीं मिल पा रहे हैं। यूनिफॉर्म आर्टिकल्स हमारे को समय पर नहीं मिल पा रहे हैं। हालांकि उसका डिले का मैं जानता हूं, कुछ कारण स्टॉक आइटम और नॉन स्टॉक आइटम करने की वजह से वो डिले हुआ है। कल हम हेडक्वार्टर में थे, रेड्डी साहब और हमने उस पर चर्चा की। हमको जानकारी लगी कि 2-3 कुछ सामानों का परचेस ऑर्डर इशू हो चुका है। हाल ही में पिछले हफ्ते सामान मिलेगा। प्रशासन हमारा इस मामले में सजग है। आईजी महोदय से चर्चा हुई थी, उन्होंने भी इस मामले में स्पष्ट किया है कि उनको इस चीज की पूरी जानकारी है और वो चाह रहे हैं कि स्टाफ को अच्छा सामान और समय पर मिले। हमारे हाल ही में एडिशनल सीएससी साहब आए, उनसे चर्चा हुई। उन्होंने भी जिस प्रकार से अपना ब्रॉड माइंडेड अप्रोच बताया, एटीट्यूड बताया, हमें उम्मीद है कि इस रेल में दिन अच्छे आ रहे हैं। शोलापुर का साहब आने के बाद में हमें मालूम है साहब की छवि, साहब की कार्यप्रणाली, स्टाफ वेलफेयर के मामले में साहब सर्वोपरि हैं, बहुत उस बारे में जानकार हैं। हमें उम्मीद है कि यहां के किसी बल सदस्य की कोई समस्या निजी तौर पर या प्रशासनिक तौर पर नहीं रहेगी। अगर कहीं प्रशासन या कोई अधिकारी दूसरे उसके द्वारा कहीं पर थोड़ा सा एटीट्यूड अगर दिखाया जाता है तो हमें उम्मीद है कि साहब उस पर भी अंकुश लगाएंगे और जो डिसिप्लिन है हम बल सदस्यों को पुनः ये चीज करेंगे कि अपने डिसिप्लिन में रह करके काम करें। डीएआर के इश्यूज हैं, प्रशासन डीएआर को एक प्रताड़ना करने के साधन के रूप में इस्तेमाल करता है। हमारे पालक यही डीएससी और अधिकारी ये पालक होते हैं, लेकिन कुछ पालकों का एटीट्यूड इस प्रकार का है कि यार इनको तो घर भेजो, आने का होगा, कोर्ट से आएंगे। अगर पालक की नीति ये रहेगी तो ये ठीक नहीं है। हम चाहेंगे कि डीएआर जो हो वह निष्पक्ष रूप से हो और एक हम मांग हर जगह उठाते आए हैं और आज इस मंच के माध्यम से मैं पुनः बोल रहा हूं कि डीएआर के ऊपर में एक डीएआर की ऑडिट कमेटी का गठन होना चाहिए, जो हर 6 महीने में हर डीएआर की समीक्षा करे, यह देखे कि कहीं चार्जशीट में चार्ज गलत तो न लगे हैं, जांच में कोई अनियमितता तो नहीं हुई है, जांच होने के बाद में सजा देने में कोई अनियमितता तो नहीं हुई है। माननीय हरिदास राव जी का एक डीजी महोदय का सर्कुलर स्पष्ट है कि अगर ऐसी कोई अनियमितता होती है तो उस पर जांच अधिकारी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी या अपीलेट अथॉरिटी जिस स्तर पर अगर गलती होगी है उस पर कार्रवाई होगी। हम कार्रवाई की मांग नहीं करते, हम चाहते हैं कि जांच निष्पक्ष हो और जो गलती किया है उसको न्याय मिले। अगर उसने गलती किया तो उस माध्यम से उतने लेवल की उसको सजा मिले, उससे ज्यादा ना मिले। क्योंकि आज हमारा ये 2 दिन का जो संगोष्ठी है शुरू हुई है, काफी चर्चाएं होनी है और भी वक्ता बोलेंगे। मैं अपने इन बातों को आपके समक्ष रखते हुए अपने बात को यहां विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।